हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? होप सब बढ़िया होगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट कॉमर्स मेड इजी। यहाँ पे आपको पेपर टू कॉमर्स का कंप्लीट सिलेबस फ्रॉम यूनिट 1 टू यूनिट 10 करवाया जा रहा है। यूनिट 2 अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग भी चल रही है। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करने जा रहे हैं। देखो फाइन स्टूडेंट्स, चलो शुरू करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के साथ। ये एक प्रोसेस है जिसमें हम कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जैसे बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट और स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी को इवेल्युएट करते हैं। इसका मकसद है कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, पोजीशन और कैश फ्लोज को असेस करना। ये एनालिसिस बताता है कि कंपनी फाइनेंशियली कहाँ खड़ी है और उसका फ्यूचर कैसा हो सकता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस इंसाइट्स देता है प्रॉफिटेबिलिटी यानी कितना प्रॉफिट कमा रही है कंपनी, लिक्विडिटी, शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस कैसे मीट करेगी, सॉल्वेंसी, लॉन्ग टर्म डेट रीपेमेंट कैपेसिटी होगी और ऑपरेशनल एफिशिएंसी यानी रिसोर्सेज का यूज़ कितना इफेक्टिवली हो रहा है उसके बारे में। ये इंसाइट्स डिसीजन मेकिंग के लिए क्रिटिकल होते हैं, जैसे इन्वेस्टमेंट या लोन्स के डिसीजंस। अब बात करते हैं हम अपनी इम्पोर्टेंस की। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के इम्पोर्टेंस को समझते हैं। ये बताता है कि ये एनालिसिस क्यों ज़रूरी है और कैसे स्टेक होल्डर्स के लिए वैल्यू क्रिएट करते हैं। चलो इसको डिटेल में देखते हैं। पहला पॉइंट है डिसीजन मेकिंग। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस इन्वेस्टमेंट डिसीजंस जैसे शेयर्स में इन्वेस्ट करना, लैंडिंग डिसीजन जैसे बैंक लोन्स देना और मैनेजमेंट डिसीजन जैसे रिसोर्स एलोकेशन को सपोर्ट करते हैं। ये डाटा ड्रिवन डिसीजंस के लिए रिलायबल इंफॉर्मेशन देते हैं। दूसरा पॉइंट है परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। ये एनालिसिस प्रॉफिटेबिलिटी यानी कंपनी कितना प्रॉफिट जनरेट कर रही है और ऑपरेशनल एफिशिएंसी यानी रिसोर्सेज का यूज़ कितना इफेक्टिव है को मेजर करते हैं। इससे मैनेजमेंट को पता चलता है कि कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा है और कहाँ इम्प्रूवमेंट चाहिए। तीसरा पॉइंट है फाइनेंशियल हेल्थ। ये एनालिसिस लिक्विडिटी यानी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ को मीट करने की कैपेसिटी और सॉल्वेंसी यानी लॉन्ग टर्म डेट रीपेमेंट की एबिलिटी को असेस करती है, ताकि कंपनी की सस्टेनेबिलिटी का पता चले। ये बताता है कि कंपनी फाइनेंशियल स्टेबल है या नहीं। चौथा पॉइंट है ट्रांसपेरेंसी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस इंश्योर करता है कि स्टेक होल्डर्स यानी जैसे इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स, रेगुलेटर्स को रिलायबल और क्लियर इन्फॉर्मेशन मिले। ये ट्रांसपेरेंसी ट्रस्ट बिल्ड करती है और स्टेक होल्डर्स को इन्फॉर्म डिसीजंस लेने में हेल्प करती है। अब आगे चलते हैं, कंपोनेंट्स की बात करते हैं। अब देखते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के कंपोनेंट्स। ये वो की डॉक्यूमेंट्स हैं जो कंपनी के फाइनेंशियल पिक्चर को दिखाते हैं। हर कंपोनेंट का अलग रोल होता है। चलो इनको डिटेल में समझते हैं। पहला कंपोनेंट है बैलेंस शीट। ये एक स्नैपशॉट देता है कंपनी के एसेट्स यानी जो कंपनी ओन करती है, लायबिलिटीज़ जो कंपनी ओ करती है और इक्विटी यानी ओनर्स के स्टेक का एक स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम। ये फाइनेंशियल पोजीशन को समराइज करता है। दूसरा कंपोनेंट है इनकम स्टेटमेंट। ये एक स्पेसिफिक पीरियड के रेवेन्यूज़ यानी इनकम फ्रॉम सेल्स या सर्विसेज, एक्सपेंसेस यानी कॉस्ट जो आपने इनकर की है और प्रॉफिट यानी जो रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस की फिगर है उसको रिपोर्ट करते हैं। ये कंपनी के ऑपरेशनल परफॉर्मेंस को दिखाता है। तीसरा कंपोनेंट है कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये कैश फ्लोज और आउटफ्लोज को ट्रैक करता है जो तीन एक्टिविटीज़ से आते हैं। ऑपरेटिंग यानी डे टू डे बिजनेस वाली एक्टिविटीज़, इन्वेस्टिंग जो बिजनेस के एसेट्स या इन्वेस्टमेंट्स हैं और फाइनेंसिंग यानी जो लोन्स या इक्विटी ट्रांजेक्शन्स हैं। ये कैश मैनेजमेंट को दिखाता है। चौथा कंपोनेंट है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। ये शेयर होल्डर्स इक्विटी में चेंजेस को डिटेल करता है, जैसे न्यू शेयर इशुएंस हो गई, डिविडेंड्स हो गए या रिटेन्ड अर्निंग्स के एडजस्टमेंट। ये शेयर होल्डर्स के स्टेक के मूवमेंट को एक्सप्लेन करता है। अब लास्ट कंपोनेंट है नोट्स। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ एडिशनल कॉन्टेक्स्ट और डिस्क्लोजर्स प्रोवाइड करते हैं, जैसे अकाउंटिंग पॉलिसीज, असम्पशंस या कंटिजेंसीज। ये स्टेटमेंट्स को ट्रांसपेरेंट और कंप्लीट बनाता है। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव एंड यूजर्स की। अब बात है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के ऑब्जेक्टिव्स की। ये बताते हैं कि एनालिसिस का मकसद क्या है और कैसे ये बिजनेस के लिए वैल्यू ऐड करते हैं। चलो इनको डिटेल में देखते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और स्टेबिलिटी इवैल्यूएट करना। ये एनालिसिस कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी, एफिशिएंसी और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को मेजर करते हैं, ताकि ये पता चले कि बिज़नेस कैसा परफॉर्म कर रहा है और कितना सस्टेनेबल है।
दूसरा ऑब्जेक्टिव है ट्रेंड्स और रिस्क आइडेंटिफाई करना। एनालिसिस के थ्रू पास्ट और प्रेजेंट डाटा से ट्रेंड्स जैसे सेल्स ग्रोथ और रिस्क जैसे हाई डेट का पता चलता है। ये फ्यूचर प्लानिंग के लिए क्रिटिकल है। तीसरा ऑब्जेक्टिव है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और फोरकास्टिंग सपोर्ट करना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस डाटा देता है जो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज और फ्यूचर फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस के लिए यूज़ होता है। ये बिजनेस के ग्रोथ प्लान्स को गाइड करता है। अब यूज़र्स की बात करते हैं। अब देखते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के यूज़र्स। ये वो स्टेक होल्डर्स हैं जो इस एनालिसिस का यूज़ करते हैं अपने डिसीजंस के लिए। पहला यूज़र है इन्वेस्टर्स। वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एनालिसिस का यूज़ करते हैं ताकि रिटर्न्स जैसे डिविडेंड्स या कैपिटल गेन्स और रिस्क जैसे लॉसेस को असेस कर सकें। ये उनको इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में हेल्प करता है। दूसरा यूज़र है क्रेडिटर्स। ये एनालिसिस का यूज़ करते हैं ताकि कंपनी की रीपेमेंट कैपेसिटी इवैल्यूएट कर सकें, यानी ये चेक करते हैं कि कंपनी लोन्स या डेट्स टाइमली रीपे कर सकती है या नहीं। तीसरा यूज़र है मैनेजमेंट। वो एनालिसिस का यूज़ करते हैं ऑपरेशंस और स्ट्रेटजीज प्लान करने के लिए, जैसे कॉस्ट कंट्रोल करना, रिसोर्स एलोकेशन या एक्सपेंशन प्लान्स। ये इंटरनल डिसीजन मेकिंग के लिए बहुत क्रिटिकल है। चौथा यूज़र है रेगुलेटर्स। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का यूज़ करते हैं ताकि ये इंश्योर हो कि कंपनी गैप या आईएफएस यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कर रही है। ये ट्रांसपेरेंसी और कंप्लायंस के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है जी, होप सो आपको ये सारा क्लियर होगा। अब आगे हम चलते हैं रेशियो एनालिसिस पे। स्टूडेंट्स चलो शुरू करते हैं रेशियो एनालिसिस के साथ। ये एक टेक्निक है जिसमें हम फाइनेंशियल रेशियोज कैलकुलेट और इंटरप्रेट करते हैं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से डराइव किए जाते हैं। ये रेशियोज कंपनी के परफॉर्मेंस जैसे प्रॉफिटेबिलिटी और पोजीशन यानी जैसे फाइनेंशियल हेल्थ को असेस करने में हेल्प करते हैं। रेशियोज फाइनेंशियल वेरिएबल्स के बीच रिलेशनशिप्स को एक्सप्रेस करते हैं, जैसे एसेट्स या लायबिलिटी या सेल्स और प्रॉफिट्स कह लो। ये रिलेशनशिप्स टाइम के क्रॉस हिस्टोरिकल ट्रेंड्स या कॉम्पिटिटर्स के साथ कंपैरिजंस के लिए यूज़फुल होते हैं। ये कंपैरिजंस बिजनेस के स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को हाईलाइट करते हैं। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ रेशियोज। रेशियोज के अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। हर एक का स्पेसिफिक पर्पस होता है। चलो इनको डिटेल में समझते हैं। पहला टाइप है लिक्विडिटी रेशियोज। ये रेशियोज कंपनी की शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस जैसे क्रेडिटर्स या बिल्स को मीट करने की एबिलिटी को मेजर करते हैं। यानी मीट करने की उसकी एबिलिटी को मेजर करते हैं। ये बताते हैं कि कंपनी के पास शॉर्ट टर्म में कैश या लिक्विड एसेट्स कितनी हैं। दूसरा टाइप है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। ये रेशियोज कंपनी के प्रॉफिट्स जनरेट करने की एबिलिटी को असेस करते हैं, जैसे सेल्स से कितना प्रॉफिट मिल रहा है या शेयर होल्डर्स के लिए कितना रिटर्न है। ये बिजनेस के फाइनेंशियल सक्सेस को दिखाते हैं। तीसरा टाइप है सॉल्वेंसी रेशियोज। ये रेशियोज कंपनी की लॉन्ग टर्म डेट रीपेमेंट कैपेसिटी को इवेल्यूएट करते हैं, यानी ये चेक करते हैं कि कंपनी अपने लॉन्ग टर्म लोन से ऑब्लिगेशंस कैसे मीट करेगी। ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए इम्पॉर्टेंट है। चौथा टाइप है एफिशिएंसी रेशियोज। ये रेशियोज कंपनी के एसेट्स और लायबिलिटीज़ के यूज़ की ऑपरेशनल एफिशिएंसी को मेजर करते हैं, जैसे इन्वेंट्री या एसेट्स का कितना एफिशिएंट यूज़ हो रहा है। ये बिजनेस के रिसोर्स मैनेजमेंट को दिखाते हैं। अब बात करेंगे लिक्विडिटी रेशियोज को डिटेल में समझेंगे। लिक्विडिटी रेशियोज क्या हैं? ये रेशियो शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल हेल्थ को मेजर करते हैं। चलो इनको डिटेल में देखते हैं। पहला लिक्विडिटी रेशियो है करंट रेशियो, जिसका फॉर्मूला है करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज़। ये रेशियो बताता है कि कंपनी के पास शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ को कवर करने के लिए कितने करंट एसेट्स जैसे कैश या रिसीवेबल्स हैं। हायर रेशियो बेटर लिक्विडिटी दिखाता है। करंट रेशियो शॉर्ट टर्म डेट्स को पे करने की एबिलिटी को मेजर करता है। ये बताता है कि अगर सारे करंट लायबिलिटीज एक साथ ड्यू हो जाएं तो क्या कंपनी इनको पे कर सकती है अपने करंट एसेट्स से। ये शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल हेल्थ का की इंडिकेटर है। अब एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, देखो करंट रेशियो को दोबारा एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। ये एक लिक्विडिटी रेशियो है जो कंपनी की शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस को करंट एसेट्स जैसे कैश, इन्वेंट्री, रिसीवेबल से मीट करने की एबिलिटी को मेजर करता है। ये स्टेटमेंट करंट रेशियो के पर्पस को रीइंफोर्स करती थी। लाइक मैंने आपको पर्पस तो बता दिया है। करंट रेशियो का फॉर्मूला है करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी।
ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बताता है कि करंट एसेट्स को करंट लायबिलिटी से डिवाइड करके लिक्विडिटी का मेजर मिलता है। ये रेशियो यूजली 1:1 या उससे ज़्यादा होना चाहिए फॉर गुड लिक्विडिटी। एक स्पेसिफिक कैलकुलेशन के कॉन्टेक्स्ट सेट में देखते हैं, समझते हैं। सपोज करो करंट एसेट्स हैं 4 लाख की, इन्वेंट्रीज 2 लाख की और वर्किंग कैपिटल 2,40,000 की। ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये कैलकुलेशन किस तरीके से अब इनको देख के करनी है उसको देखते हैं। देखो, पहला स्टेप है करंट लायबिलिटीज़ कैलकुलेट करना। वर्किंग कैपिटल का यूज़ करके हम करंट लायबिलिटीज़ निकालते हैं। ये स्टेप कैलकुलेशन का स्टार्टिंग पॉइंट है। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज़। ये बताता है कि करंट एसेट्स और लायबिलिटीज़ के बीच का जो डिफरेंस है वो वर्किंग कैपिटल, जो शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी को दिखाता है। डाटा के अकॉर्डिंग करंट एसेट 4 लाख, ये टोटल करंट एसेट हैं जो कैलकुलेशन के लिए बेस बनेंगे। डाटा के अकॉर्डिंग वर्किंग कैपिटल 2,40,000, ये वर्किंग कैपिटल का वैल्यू है जो करंट लायबिलिटीज़ कैलकुलेट करने में यूज़ होगा। वर्किंग कैपिटल फॉर्मूला के अकॉर्डिंग 2,40,000 में इज इक्वल टू 4 लाख माइनस करंट लायबिलिटीज़। ये इक्वेशन सेट करती है करंट लायबिलिटीज़ निकालने के लिए। अब सॉल्व करते हैं। करंट लायबिलिटीज़ विल बी इक्वल टू 4 लाख माइनस 2,40,000, डैट इज़ 1,60,000। ये कैलकुलेशन बताती है कि कंपनी के करंट लायबिलिटीज़ 1,60,000 है। दूसरा स्टेप है करंट रेशियो कैलकुलेट करना। अब जब करंट एसेट्स और लायबिलिटीज़ पता है तो रेशियो निकाल सकते हैं। ठीक, ये स्टेप फाइनल कैलकुलेशन है। करंट रेशियो का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज़, यानी 4 लाख डिवाइडेड बाय 1,60,000, डैट इज़ 2.5। ये रेशियो बताता है कि कंपनी के पास हर 1 रुपये लायबिलिटी के लिए 2.5 के यानी 2.5 रुपये एसेट्स हैं। करंट रेशियो को रेशियो फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाता है, डैट इज़ 2.5:1। ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है जो लिक्विडिटी को क्लियरली रिप्रेजेंट करता है। ये नोट बताता है कि इन्वेंट्री, अब एक अगेन क्वेश्चन था करंट रेशियो कैलकुलेशन में डायरेक्टली यूज, अब यही वाले क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, यानी जो इन्वेंट्री की वैल्यू थी, ये अब इन्वेंट्री 2 लाख की करंट रेशियो कैलकुलेशन में डायरेक्टली यूज़ नहीं होती क्योंकि ये ऑलरेडी करंट एसेट्स का पार्ट है। ये उन्होंने जस्ट कंफ्यूज करने को दी थी, लेकिन ये डाटा कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए यूज़फुल है क्योंकि करंट एसेट्स में इन्वेंट्रीज, कैश या रिसीवेबल्स शामिल होते हैं। अब बात करते हैं कैसे इसको इम्प्रूव किया जा सकता है। करंट रेशियो के पर्पस को दोबारा एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये करंट एसेट्स यानी डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज़ के थ्रू कंपनी की शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस मीट करने की एबिलिटी को मेजर करता है। ये स्टेटमेंट करंट रेशियो के इंपॉर्टेंस को रीइंफोर्स करती है, जो मैंने अभी बोली है। अगर करंट रेशियो 2:1 है तो अगर आप एक करंट लायबिलिटी पे करते हो, जो एक प्रीवियस ईयर आंसर था, करेक्ट आंसर था, क्योंकि ये रेशियो को इम्प्रूव करती है, यानी कि ये एक्शन करंट रेशियो को बेटर करेगा। ठीक है जी। पे या करंट लायबिलिटी एक एक्शन है जो करंट रेशियो को इम्प्रूव करता है। ये स्टेप डिटेल में एक बार एक्सप्लेन मैं आपको करता हूँ। देखो, जब हम करंट लायबिलिटीज यानी जैसे क्रेडिटर्स को कैश से पे करते हैं तो करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज दोनों सेम अमाउंट से रिड्यूस होते हैं। ये एक्शन रेशियो के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पे अफेक्ट डालता है। ये एक्शन करंट रेशियो को इंक्रीज करता है क्योंकि लायबिलिटीज़ में प्रोपोर्शनल रिडक्शन एसेट से ज़्यादा इम्पैक्ट डालती है। जब डिनोमिनेटर यानी लायबिलिटीज़ कम होती हैं तो रेशियो इम्प्रूव होता है। अब बात करते हैं क्विक रेशियो की, जिसका फॉर्मूला है करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री। इस सारे को डिवाइड कर दो करंट लायबिलिटी से। ये लिक्विडिटी रेशियो करंट रेशियो से ज़्यादा स्ट्रिक्ट है क्योंकि ये इन्वेंट्री यानी जो लेस लिक्विड है को एक्सक्लूड करता है। क्विक रेशियो लेस लिक्विड एसेट जैसे इन्वेंट्री को एक्सक्लूड करता है ताकि सिर्फ हाईली लिक्विड एसेट जैसे कैश या रिसीवेबल कंसीडर किए जाएं। ये शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी क्या ज़्यादा एक्यूरेट मेजर प्रोवाइड करता है। क्विक रेशियो करंट रेशियो से ज़्यादा पेनिट्रेटिंग टेस्ट है लिक्विडिटी का, क्योंकि ये ओनली लिक्विड एसेट्स पे फोकस करता है, लेकिन हाई क्विक रेशियो हमेशा साउंड लिक्विडिटी की गारंटी नहीं देता। ये स्टेटमेंट क्विक रेशियो के स्ट्रेंथ और लिमिटेशंस को हाईलाइट करती है। अगर कंपनी का क्विक रेशियो हाई है लेकिन उसके पास स्लो पेइंग, डाउटफुल या लॉन्ग ड्यूरेशन आउटस्टैंडिंग डेटर्स हैं तो फिर भी फंड्स की शॉर्टेज हो सकती है क्योंकि ये डेटर्स ईजिली कैश में कन्वर्ट नहीं होते, लिक्विडिटी इशू रह सकता है। दूसरे शब्दों में या सिंपली मैं बताऊं, हाई क्विक रेशियो गुड शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी दिखाता है क्योंकि ये इमीडिएट ऑब्लिगेशंस को मीट करने की एबिलिटी को मेजर करता है बिना स्लोपिंग डेटर्स पे डिपेंड किए।
लेकिन अगर आउटस्टैंडिंग डेटर्स कैश में इजीली कन्वर्ट नहीं होते तो कंपनी को कैश फ्लो इश्यूज और फंड शॉर्टेजेस फेस करनी पड़ सकती हैं। ये बेसिकली एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था जो मैं आपको करवा रहा हूँ। इनएबिलिटी टू पे इंटरेस्ट को मेजर करने के लिए इंटरेस्ट कवरेज रेशियो यूज़ होता है। ये रेशियो बताता है कि कंपनी अपने इंटरेस्ट ऑब्लिगेशंस को कितनी इजीली कवर कर सकती है। ये सॉल्वेंसी का एक एस्पेक्ट है। लिक्विडिटी क्राइसिस को असेस करने के लिए करंट रेशियो यूज़ होते हैं। ये रेशियो शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल हेल्थ को दिखाते हैं और बताते हैं कि कंपनी लिक्विडिटी इश्यूज फेस कर रही है या नहीं। इनएफिशिएंट कलेक्शन ऑफ रिसीवेबल्स को मेजर करने के लिए डेट टर्नओवर रेशियो यूज़ होता है। ये रेशियो बताता है कि कंपनी कितनी एफिशिएंटली अपने रिसीवेबल्स यानी डेटर्स से पेमेंट कलेक्ट कर रही है। जब शेयर होल्डर्स फंड का रिटर्न ओवरऑल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट से काफ़ी ज़्यादा होता है तो ये डेट इक्विटी रेशियो से रिलेटेड होता है। ये रेशियो बताता है कि कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट का यूज लिवरेज क्रिएट कर रहा है जो शेयर होल्डर्स के रिटर्न्स को बूस्ट करता है। अब रेशियो एनालिसिस फाइनेंशियल फोरकास्टिंग एंड प्लानिंग का एक टॉपिक है, उसको समझते हैं। रेशियो एनालिसिस एक टेक्निक है जो कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और पोजीशन को एनालाइज करने के लिए अलग अलग फाइनेंशियल रेशियोज को कंपेयर करती है। ये बिजनेस के स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को हाईलाइट करती है। रेशियो एनालिसिस फाइनेंशियल फोरकास्टिंग और प्लानिंग में यूज़ होता है ताकि कंपनी के स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस और फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स को असेस किया जा सके। ये हिस्टोरिकल डाटा से ट्रेंड्स और पैटर्न्स निकालकर फ्यूचर स्ट्रेटजीज के लिए इंसाइट्स को प्रोवाइड करता है। अब हम आगे प्रूडेंशियल फाइनेंशियल पॉलिसी के क्वेश्चन करने जा रहे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। देखो, प्रूडेंट फाइनेंशियल पॉलिसीज जो मैरिज हाइपोथेसिस सजेस्ट करती है फर्म के बैलेंस्ड ग्रोथ को मैक्सिमाइज करने के लिए कुछ स्पेसिफिक फाइनेंशियल रेशियोज पे बेस्ड होती है। ये पॉलिसीज फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और ग्रोथ के बीच बैलेंस बनाती है। अगर हम बात करें डेट इक्विटी रेशियो, फर्म के कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट और इक्विटी फाइनेंसिंग के प्रोपोर्शन को असेस करने के लिए यूज़ होता है। ये रेशियो बताता है कि कंपनी कितना बोरोड कैपिटल और कितना ओनर्स कैपिटल यूज़ कर रही है। एक प्रूडेंट फाइनेंशियल पॉलिसी का एम होता है ऑप्टिमल डेट इक्विटी रेशियो मेंटेन करना ताकि बैलेंस्ड और सस्टेनेबल कैपिटल स्ट्रक्चर हो। ये इंश्योर करता है कि कंपनी ने ज़्यादा डेट पे डिपेंड करे ना ही इक्विटी से कंप्रोमाइज़ करे। लिक्विडिटी रेशियोज जैसे करंट रेशियो और क्विक रेशियो फर्म की शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस मीट करने की एबिलिटी को मेजर करते हैं। ये रेशियोज फाइनेंशियल हेल्थ और शॉर्ट टर्म स्टेबिलिटी के लिए क्रिटिकल हैं। एक प्रूडेंट फाइनेंशियल पॉलिसी एडिक्वेट लिक्विडिटी मेंटेन करने पे फोकस करती है ताकि फर्म अपने फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस को टाइमली मीट कर सके। ये कैश फ्लो इश्यूज से बचाती है और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। अब एक रिटेंशन रेशियो आता है जिसकी हम बात करेंगे। रिटेंशन रेशियो बताता है कि फर्म अपने अर्निंग्स का कितना प्रोपोर्शन बिजनेस में री इन्वेस्ट के लिए रिटेन करती है इंस्टेड ऑफ डिविडेंड्स के रूप में डिस्ट्रीब्यूट करने के। ये ग्रोथ के लिए इंटरनल फंडिंग को दिखाता है। एक प्रूडेंट फाइनेंशियल पॉलिसी हायर रिटेंशन रेशियो सजेस्ट करती है ताकि इंटरनल फाइनेंसिंग के थ्रू ग्रोथ और एक्सपेंशन सपोर्ट हो सके। ये एक्सटर्नल बोरिंग को कम करता है और लॉन्ग टर्म ग्रोथ को प्रमोट करता है। अब आगे चलते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज को समझते हैं। अब बात करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज़ की। ये रेशियोज़ कंपनी के प्रॉफिट जनरेट करने की एबिलिटी को मेजर करते हैं। चलो इनको डिटेल में देखते हैं। पहला प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, जिसका फॉर्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। ये रेशियो परसेंटेज में बताता है कि सेल्स का कितना पार्ट ग्रॉस प्रॉफिट के रूप में बचता है आफ्टर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कोर ऑपरेशन से प्रॉफिटेबिलिटी को इंडिकेट करता है। ये दिखाता है कि कंपनी अपने बिजनेस एक्टिविटीज़ जैसे प्रोडक्शन सेल से कितना प्रॉफिट कमा रही है। दूसरा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है नेट प्रॉफिट मार्जिन, जिसका फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। ये रेशियो बताता है कि सेल्स का कितना परसेंटेज नेट प्रॉफिट के रूप में बचता है आफ्टर ऑल एक्सपेंसेस। नेट प्रॉफिट मार्जिन ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी को मेजर करता है, यानी सारे एक्सपेंसेस लाइक ऑपरेटिंग, इंटरेस्ट या टैक्सेस डिडक्ट करने के बाद कंपनी कितना प्रॉफिट रिटेन करती है। ये बिजनेस के टोटल फाइनेंशियल सक्सेस को दिखाता है। तीसरा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है रिटर्न ऑन इक्विटी, जिसका फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी इनटू 100।
ये रेशियो बताता है कि शेयर होल्डर्स के इन्वेस्टेड कैपिटल पे कंपनी कितना रिटर्न जनरेट करती है। आरओई शेयर होल्डर्स के लिए रिटर्न्स को असेस करता है। ये दिखाता है कि कंपनी शेयर होल्डर्स के फंड्स का यूज़ कितनी इफेक्टिवली कर रही है प्रॉफिट जनरेट करने के लिए। अब आते हैं सॉल्वेंसी रेशियोज पे। अब देखते हैं सॉल्वेंसी रेशियोज को। ये रेशियोज कंपनी की लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और डेट रीपेमेंट कैपेसिटी को मेजर करते हैं। चलो इनको डिटेल में समझते हैं। पहला सॉल्वेंसी रेशियो है डेट टू इक्विटी रेशियो, जिसका फॉर्मूला है टोटल डेट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी। ये रेशियो बताता है कि कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट और इक्विटी का प्रोपोर्शन क्या है। हायर रेशियो ज़्यादा लिवरेज को दिखाता है। डेट टू इक्विटी रेशियो लिवरेज को मेजर करता है, यानी कंपनी कितना बोरोड कैपिटल यूज़ कर रही है कंपेयर टू ओनर्स इक्विटी। ये फाइनेंशियल रिस्क और स्टेबिलिटी का इंडिकेटर है। दूसरा सॉल्वेंसी रेशियो है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, जिसका फॉर्मूला है EBIT डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट एक्सपेंसेस। ये रेशियो बताता है कि कंपनी अपने अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट और टैक्सेस से इंटरेस्ट पेमेंट्स को कितनी बार कवर कर सकती है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इंटरेस्ट पेमेंट्स कवर करने की एबिलिटी को इंडिकेट करता है। ये दिखाता है कि कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट से इंटरेस्ट ऑब्लिगेशंस कितने ईजिली मीट हो सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं एफिशिएंसी रेशियोज। ये रेशियोज कंपनी के एसेट्स और लायबिलिटीज़ के यूज़ की एफिशिएंसी को मेजर करते हैं। चलो इनको डिटेल में देखते हैं। पहला एफिशिएंसी रेशियो है इन्वेंट्री टर्नओवर, जिसका फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। ये रेशियो बताता है कि कंपनी अपना इन्वेंट्री कितनी बार एक पीरियड में सेल या यूज़ करती है। हायर टर्नओवर बेटर इन्वेंट्री मैनेजमेंट दिखाता है। इन्वेंट्री टर्नओवर इन्वेंट्री मैनेजमेंट की एफिशिएंसी को मेजर करता है। ये दिखाता है कि कंपनी कितना इफेक्टिवली अपना स्टॉक मैनेज करती है ताकि ओवर स्टॉकिंग अंडर स्टॉकिंग ना हो। दूसरा एफिशिएंसी रेशियो है एसेट्स टर्नओवर, जिसका फॉर्मूला है सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। ये रेशियो बताता है कि कंपनी अपने टोटल एसेट का यूज़ करके कितना सेल्स जनरेट करती है। हायर रेशियो बेटर एसेट यूटिलाइजेशन दिखाता है। एसेट टर्नओवर एसेट यूटिलाइजेशन का गोएज करता है, यानी ये मेजर करता है कि कंपनी अपने एसेट जैसे प्लांट मशीनरी का कितना इफेक्टिवली यूज़ कर रही है रेवेन्यू जनरेट करने के लिए। अब आते हैं इंटरप्रिटेशंस एंड लिमिटेशंस पे। अब देखते हैं इंटरप्रिटेशन का सेक्शन। ये बताता है कि रेशियोज़ का एनालिसिस कैसे किया जाता है और उनका क्या मतलब होता है। चलो इनको डिटेल में समझते हैं। हाई लिक्विडिटी रेशियोज़ जैसे करंट या क्विक रेशियो स्ट्रॉन्ग शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल हेल्थ को इंडिकेट करते हैं। ये दिखाते हैं कि कंपनी के पास शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस मीट करने के लिए सफिशिएंट लिक्विडिटी रिसोर्सेज हैं। हाई प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज़ जैसे ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन ROE एफिशिएंट ऑपरेशंस को रिफ्लेक्ट करते हैं। ये बताते हैं कि कंपनी अपने रिसोर्सेज ऑपरेशन से इफेक्टिवली प्रॉफिट जनरेट कर रही है। लो सॉल्वेंसी रेशियो जैसे डेट टू इक्विटी लोअर फाइनेंशियल रिस्क को सजेस्ट करते हैं। कम डेट का मतलब है कंपनी ज़्यादा बोरिंग पे डिपेंड नहीं करती, जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। हाई एफिशिएंसी रेशियो जैसे इन्वेंट्री टर्नओवर एसेट टर्नओवर इफेक्टिव रिसोर्स यूज़ को इंडिकेट करते हैं। ये दिखाते हैं कि कंपनी अपने एसेट्स और इन्वेंट्री का ऑप्टिमल यूज़ कर रही है। लिमिटेशंस की बात करें, रेशियो एनालिसिस के भी कुछ ड्रॉबैक्स हैं जो समझने ज़रूरी हैं। चलो इनको डिटेल में देखते हैं। पहला, ये तो मैंने आपको करवा दिया है सॉल्वेंसी, ये है। पहला लिमिटेशन है कि रेशियोज अकाउंटिंग पॉलिसीज़ पे डिपेंड करते हैं जो कंपनीज के बीच वेरी कर सकती हैं। डिफरेंट अकाउंटिंग मेथड जैसे डेप्रिसिएशन रेशियोज को अफेक्ट करते हैं जो कंपैरेबिलिटी को कम कर सकते हैं। दूसरा लिमिटेशन है कि हिस्टोरिकल डाटा फ्यूचर परफॉर्मेंस को प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। रेशियोज पास्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे बेस्ड होते हैं, लेकिन मार्केट कंडीशंस या स्ट्रेटजीज चेंज होने से फ्यूचर रिजल्ट्स अलग हो सकते हैं। तीसरा लिमिटेशन है इंडस्ट्री डिफरेंसेस कंपेरेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। अलग इंडस्ट्रीज के रेशियोज का नेचर और बेंचमार्क अलग होता है, इसलिए क्रॉस इंडस्ट्री कंपैरिजन चैलेंजेस हो सकते हैं। चौथा लिमिटेशन है कि रेशियो एनालिसिस क्वालिटेटिव फैक्टर्स जैसे मैनेजमेंट क्वालिटी, ब्रांड की वैल्यू या मार्केट रेपुटेशन को इग्नोर करते हैं। ये फैक्टर्स फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पे बड़ा इम्पैक्ट डालते हैं, लेकिन रेशियोज इनको कैप्चर नहीं करते। सो होप सो आपको जितना करवाया वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। सो करते हैं आज का सेशन वाइंड अप, फिर मिलते हैं विद अ न्यू सेशन विद अ न्यू सेट ऑफ टॉपिक्स। थैंक यू।